गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने विभेदन सीमा का मान ज्ञात किया था। दूरदर्शी के लिए और सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता के फॉर्मूले निकाले थे। उसके तहत हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया था। आज हम उसे रिलेटेड उसके फॉर्मूले पर रिलेटेड दूसरा न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल है दो संकीर्ण छिद्रों के मध्य की दूरी दो। आज का न्यूमेरिकल हमारा दो संकीर्ण छिद्रों के मध्य की दूरी दो संकीर्ण छिद्रों के मध्य की दूरी हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1.525 कितनी दे रखी है? 1.525 mm है, मिलीमीटर है। तो कितनी है? 1.525 mm है, जो 5 × 10 की घात 5 जो 5 × 10 की घात -5 जो कितना है? जो 5 × 10 की घात -5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाले सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश स्रोत के सामने रखे हुए हैं। वाले प्रकाश स्रोत के सामने रखे हैं। तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश स्रोत के सामने रखे हैं तथा 0.4 सेंटीमीटर तथा 0.4 सेंटीमीटर तथा 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदृश्य लेंस 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदृश्य लेंस 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदृश्य लेंस वाले दूरदर्शी से देखे जाते हैं। अभिदृश्य लेंस वाले दूरदर्शी से देखे जाते हैं। व्यास वाले अभिदृश्य लेंस वाले 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदृश्य लेंस वाले दूरदर्शी से देखे जाते हैं। दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी वह अधिकतम दूरी ताकि छिद्र विभेदित हो सके ज्ञात कीजिए। दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए। दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए ताकि छिद्र
विभेदित, छिद्र विभेदित हो सके, मतलब छिद्र हमें विभेदित दिखाई दे दूरदर्शी से, वह अधिकतम दूरी निकालनी है, मतलब डी निकालना है। मतलब ये दो हमने स्टार माने थे और ये मान निकालते यहाँ से देख रहे हैं हम पृथ्वी से, तो ये दूरी हमने क्या ली थी, डी ली थी, तो ये दूरी हमें निकालनी है। एल होता है, ये डी होता है, ठीक है, तो ये दूरी निकालनी है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें बताओ क्या क्या हो सॉल्यूशन में, देखते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम चित्र बना ले, ये यहां से देख रहे हैं हम इसको, तो इनके जो मध्य की दूरी है तो वही हमारे पास एल हो गई, ये थीटा हो गया, थीटा मिनिमम, और ये डी दूरी यहां से देख रहे हैं हम, यहां से इसको, तो ये आ गया। तो देखें, तो दो सर्किल छिद्रों के मध्य की दूरी 1.529 mm है, तो छिद्रों के मध्य की दूरी मतलब L बराबर कितना है, ये L बराबर हमारे पास जो है वह है 1.525 mm, मतलब हो गया 1.525 इंटू 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। आगे देखें, 5 इंटू 10 की घात -5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया तरंग दैर्ध्य वाले लैम्डा का मान आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 की घात -5 सेंटीमीटर। मीटर में बंद होगे तो 100 का भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात, 100 का भाग गया ऊपर की 2 जीरो तो माइनस की हो जाएगी, तो 10 की घात -7 मीटर, ये भी आ गया हमारे पास। मीटर। एल आ गया, लैम्डा आ गया, और क्या दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर व्यास, तो डी बराबर हमारे पास है कितना 0.4 सेंटीमीटर, वही मीटर में बदल दें तो 0.4 इंटू 10 की घात -2 मीटर, 10 की घात -2 मीटर। अब देखें, हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि हमने जो दूरदर्शी के लिए फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था दूरदर्शी के लिए, सबको पता है थीटा मिनिमम कितना होता है भाई, थीटा मिनिमम, क्योंकि थीटा मिनिमम कोण की परिभाषा से क्या आया था हमारे पास एल अपॉन डी, थीटा मिनिमम का मान आ गया था एल अपॉन डी। हम जानते हैं किसी भी उपकरण के लिए विभेदन सीमा, और चूंकि ये तो आ गया कोण की परिभाषा से, कोण की परिभाषा से समीकरण 1, और किसी भी उपकरण के लिए, किसी भी प्रकाशित उपकरण के लिए, किसी भी प्रकाशित उपकरण के लिए थीटा मिनिमम कितना होता है बेटा 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, समीकरण 2, ये कल हमने डेरिवेशन किया था जिसमें निकाले थे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब थीटा मिनिमम की जगह उठाकर मान रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखो ये आ गया अपने पास L अपॉन डी बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। समान तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या नहीं, कैपिटल डी का मान नहीं है तो कैपिटल डी भी तुम्हारे पास है, तो अब तुम्हें क्या निकालना है, केवल ये स्मॉल डी का मान निकालना है, जिसे हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखें। आप कैसे निकालोगे, स्मॉल डी का मान निकालो, ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये स्मॉल डी बराबर, मतलब ये आ गया हमारे पास एल कैपिटल डी बराबर 1.22 लैम्डा डी, डी का मान निकाला है तो ये आ गया डी बराबर हो गया तुम्हारे पास, भाग उधर लग जाएगा एल डी
अपॉन 1.22 लैम्डा। सबके मान तुम्हारे पास है, एल का मान तुम्हारे पास है, डी का मान तुम्हारे पास है, लैम्डा का मान तुम्हारे पास है, मान रख सकते हो। तो डी बराबर एल का मान कितना था, एल का मान ये रहा तुम्हारे पास 1.525 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, कैपिटल डी का ये रहा 0.4, ये 0.4 इंटू 10 की पावर -2 बटे 1.22 इंटू लैम्डा का मान कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। इसको अब हम हल कर लेंगे। पहले तो 10 की घातों को खत्म कर लो और सोल्व कर लो कितना आ रहा है, फिर हम देखते हैं कितना ये हमें प्राप्त होता है। सोल्व कर लें इसको, कितना आएगा देखो, d बराबर ये 10 की घात जाएगी, 10 की घातों को पहले खत्म कर लें। तो पहले तो इसको गुणा कर लें 4 से, इसको 20, 4 से गुणा किया 20 की 0 हासिल के 2, 8 2 10, फिर हासिल का 1, 5 और 20 और 1 21, हासिल के 2, 4 2 6 यह आ गया, और 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4 अंक, मतलब एक 3 पॉइंट था, 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, एक अंक क्या आएगा, तो 1 2 3 4 0.61, इसको गुणा करने में तो आ गया 0.61, ये 0.61 मल्टीप्लाई 10 की घात कितनी होगी, 10 की घात -5, 3 और 2 5, नीचे गुणा कर लो 10 की 0 हासिल का 1, 10 और 1 11, हासिल का 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 10 और 1 11, हासिल का 1, 5 और 1 6, तो 5 और 1 6 आ गया, 2 अंक छोड़ के दशमलव, ये 6.1 इंटू 10 की घात -7। तो ये तो हो गया हमारे पास d बराबर 0.61 बचा, ये आ गया 6.1, और ये 10 की घात आ गई मेरे पास, ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस की 2 होगी घात ऊपर जाएगी, तो माइनस की 5 और 7 माइनस की ऊपर जाएगी, तो प्लस की कितनी हो जाएगी 2, तो 7 प्लस 2 तो 10 की घात 2। अब यहां से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, ऐसा करो 10 से गुणा भाग कर लें, इस पॉइंट को इधर खिसकाते हैं, तो जब मैंने 10 का भाग दिया तो 10 से गुणा भी करेंगे, तो देखिए या पॉइंट हटा लो तो कितना बचेगा, ये देख लें इसको, ये देखते हैं d बराबर ये 6, ये हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे, एक पॉइंट हटाएगा तो 1 जीरो ऊपर आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब नीचे 10 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 61/61 इंटू, या गुणा कर लो चाहो तो, कितना आ जाएगा गुणा करोगे तो देखो, ये आ गया 61/6.1, तो कितना हो गया हमारे पास, d बराबर 610/61, तो d बराबर 10, d का मान कितना आ गया 10, हमें प्राप्त हो गया d का मान 10 मीटर, तो ये 10 मीटर दूरी में प्राप्त हो जाएगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है, चित्र की कितनी है वो 10 मीटर। देख लें इसको ध्यान से, अब अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक है हमारे प्रकाश का ध्रुवण।
प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं पहले तो पता हो। तो ध्रुवण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को, जो विद्युत क्षेत्र सदिश है ई वेक्टर, उसके कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। मतलब ये प्रकाश, जैसे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, पहले इसकी डिटेल है लेकिन हम डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको। देखें, ये एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड, ये मूल बिंदु। यहां से जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से होगा। ये एक्स डायरेक्शन, ये विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई वेक्टर। क्या ये विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर, ये जो होता है इस दिशा में है। जो चुंबकीय ये तरंग संचरण की दिशा है, किसकी दिशा है? ये एक दिशा में तरंग संचरण, तरंग जो चल रही है वो इधर गति करेगी, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, ये ई और ये वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होंगे, तो इस प्रकार से चलेगा। ये इस प्रकार चलेगा। तो ये जो है हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के कंपन, ये कंपन जो हो रहे हैं विद्युत क्षेत्र के कंपन है। ये विद्युत क्षेत्र के कंपन है, तो ये अधिकतम विस्थापन हो गया इसका E0 अगर देखा जाए तो। और ये इधर है जो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये इधर की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसे ही, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन है उसके तहत हो रहे हैं ये कंपन। ये डॉट डॉट में दे रखा है चुंबक वालों को हमने। तो ये है बी वेक्टर, इसके कंपन ये डायरेक्शन बी वेक्टर, ये जे डायरेक्शन में है। तो ई वेक्टर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है? जो ई वेक्टर जो है वो तो विद्युत क्षेत्र सदिश, और ये बी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश। तो पहले इसको समझे, प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा लिखने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो वैज्ञानिक मैक्सवेल था उसने गणितीय आधार पर, जो वैज्ञानिक मैक्सवेल है उसने गणितीय आधार पर सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश जो तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, इन तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र सदिश जो है वो कैपिटल ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। जो प्रकाश तरंगे हैं वो क्या है? अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तो पहले इसकी परिभाषा लिखने से पहले मैं इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर इन्वर्टेड कोमा में परिभाषा नीचे लिख लेंगे। पहले इस चित्र के बारे में हम समझ लें। तो क्या हो जाएगा इसमें? विद्युत चुंबकीय
वैज्ञानिक ने गणितीय आधार पर सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगे, पूरा लिख सकते हो यहां पर, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने गणितीय आधार पर सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। मतलब जो वैज्ञानिक मैक्सवेल था उसने अपने उसके गणितीय आधार पर, जो वैज्ञानिक मैक्सवेल है गणितीय आधार पर क्या समझाया, उसने क्या सिद्ध किया कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन वीचु तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। किसने बताया हमें? वैज्ञानिक मैक्सवेल ने। अब इन तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र सदिश है, कैपिटल ई वेक्टर, तीनों ही, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर, भाई वेक्टर लगा रहा है सदिश, और तरंग संचरण की दिशा, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र, सदिश कैपिटल ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश लग रहा है, मतलब वेक्टर लगा रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, सदिश लग गया मतलब वेक्टर, तथा तरंग संचरण, मतलब इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा, मतलब एक तो ये ई बी और तरंग संचरण, मतलब तरंग संचरण तो एक दिशा में, ई वाई दिशा में, बी जेड दिशा में, तरंग संचरण की दिशा तीनों अभिलंबवत होते हैं, मतलब एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। पहले इसकी चित्र बनाए तो चित्र के बारे में समझ लें, परिभाषा तो भी इन्वर्टेड कोमा में लिख लेंगे अपन, प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा, अभिलंबवत होते हैं। अब देखो, जब अभिलंबवत है, अब हम ये कहते हैं, अतः ये कहा जा सकता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। यह कहा जा सकता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। मतलब या जो प्रकाश तरंगे हैं, या अंडरलाइन कर सकते हैं कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। किसके प्रकार की? अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तो इससे क्या होगा, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये अनुप्रस्थ प्रकार की हो गई तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं
होती है। तो ये अनुप्रस्थ प्रकार के, तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंग के प्रकाश मतलब जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग के प्रकाश क्षेत्र ई वेक्टर को, ये भी काम आएगा हमारे पास प्रकाश, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इसको, प्रकाश तरंग के, प्रकाश तरंग के किसको, प्रकाश तरंग के प्रकाश क्षेत्र, या कौन सा क्षेत्र कहा गया, ये विद्युत क्षेत्र सदिश, मतलब क्या हो गया, प्रकाश तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाश सदिश भी कहा जाता है। प्रकाश तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर को प्रकाश सदिश भी कहते हैं, प्रकाश सदिश भी कहा जाता है। यह भी हमारे काम आएगा क्या, प्रकाश सदिश के नाम से कितनी बार विद्युत क्षेत्र सदिश भी बोलते हैं, प्रकाश सदिश बोल देते हैं, तो प्रकाश सदिश भी कहा जाता है। तो प्रकाश क्षेत्र ई वेक्टर का प्रकाश के ध्रुवण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, प्रकाश तरंग के प्रकाश क्षेत्र सदिश ई वेक्टर को प्रकाश सदिश भी कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र सदिश को। और जो ये प्रकाश सदिश है, क्या ये प्रकाश क्षेत्र, जो प्रकाश क्षेत्र है या प्रकाश क्षेत्र सदिश, तो ये प्रकाश सदिश बोल दो या प्रकाश क्षेत्र सदिश बोल दो, प्रकाश क्षेत्र सदिश, ये इसलिए डॉट लगा के दे रहा हूं मैं, स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकाश ई वेक्टर या प्रकाश सदिश बोल दो डायरेक्ट, प्रकाश सदिश या प्रकाश क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का क्या होता है, ई वेक्टर प्रकाश सदिश ई वेक्टर का प्रकाश के ध्रुवण में, प्रकाश सदिश ई वेक्टर का प्रकाश के ध्रुवण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, जो नोट में लिखी है। तो देखें, तो यहां पर हो गया हमारे पास प्रकाश का ध्रुवण, तो प्रकाश का ध्रुवण अभी लिखा नहीं, हमने परिभाषा भी लिखेंगे, केवल इस क्षेत्र के बारे में समझा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के अभिलंबवत होती है। और जो ये है प्रकाश तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये हमने अभी इसमें देखा है। अब इन्वर्टेड कोमा में परिभाषा लिखेंगे, पहले इसको देख लें एक बार ध्यान से। हो गया, तो देखो अब परिभाषा लिख रहे हैं, जो हमारे इसकी, इतना नहीं लिखना है, प्रकाश का ध्रुवण आता है तो केवल चित्र देखकर हम परिभाषा लिख देंगे। तो देखो इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिख रहे हैं, जो इंपोर्टेंट परिभाषा है हमारे पास प्रकाश के ध्रुवण की। तो क्या हो जाएगी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश, ये एक दिशा में स्थित कर देंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित दिशा में, क्षेत्र ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित दिशा में,
के कंपनों को एक निश्चित दिशा में, विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित दिशा या निश्चित दिशाओं में, एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है। ये जैसे आप एक निश्चित दिशा में कर दिया, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन जो है तरंग संवेग दिशा में सेट कर दिए, तो ये कंडीशन। तो प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर के कंपनों को एक निश्चित दिशा में, क्या करते हैं, निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है, निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया तो आगे लिख दिया हमने, तो क्या लिख सकते हैं हम, सीमित कर दिया जाता है। तो इस घटना को डायरेक्ट कर दो, तो इस घटना को क्या कहते हैं अपन, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ये डेफिनेशन है, अगर पेपर में आती है तो हमें केवल ये डेफिनेशन लिखनी है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली। पेपर में आती है तो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर डेफिनेशन आ रही है इसको हमें लिखना है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, प्रकाश का ध्रुवण हो गया। अब अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ये इसी के आधार पर हम निकालते हैं। तो ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश के बारे में तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। ये सब चीजें अपन डेफिनेशंस कल की क्लास में देखेंगे, फिर इसके बाद इसके डेरिवेशन शुरू हो जाएंगे।